ओके जी, इसका मतलब है कि whenever we will be interested in the to see the wave propagation of an electromagnetic wave in different materials, we will be interested in alpha, beta, phase velocity and the intrinsic impedance of the medium. ठीक है। फिजिकली हमें क्या बताते हैं, अगेन हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगेन चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं अंडर द गुड डायलैक्ट्रिक्स के लिए, जिसमें आपके पास सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 है, तो इसी को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर ए गुड डायलैक्ट्रिक आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज अल्फा और बीटा की क्या बनेंगी, उसको हम फर्दर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा के मॉडिफाइड एक्सप्रेशन हमने देख लिए कि अंडर दिस लिमिट आपके पास मॉडिफाइड एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा के आपके आई मीन जे बन जाते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, ओके। सो हमने हमें ये पता है कि गुड डाइलेक्ट्रिक्स में आपके पास गुड डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं यूजुअली जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, जहां पर आपके पास लार्ज सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। इन शॉर्ट के बेसिकली आपके पास बाउंड चार्जेस होते हैं, तो यू डोंट हैव फ्री चार्जेस। तो व्हेन एवर यू डोंट हैव फ्री चार्जेस, तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है आपके पास जीरो होती है। ठीक है, तो जो आपके पास परफेक्ट आई मीन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक को हम लॉसलेस मीडिया भी कहते हैं। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ए लॉसलेस मीडिया। सो लॉसलेस मीडिया के लिए इसका मतलब है कि सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन 1 होता है। ठीक है, एंड सिंस लॉसलेस मीडिया या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम के केस में आपके पास सिग्मा जो है वो जीरो होता है, मटेरियल की कंडक्टिविटी जीरो होती है, तो आपके पास जो अल्फा है, अल्फा आपके पास जीरो हो जाएगा। अल्फा क्यों जीरो हो जाएगा? कि बिकॉज अल्फा हमने देखा कि बराबर है सिग्मा और 2 इंटू म्यू ओवर एप्सिलॉन, तो लिहाजा सिग्मा जीरो है, तो इसका मतलब है कि अल्फा भी आपके पास जीरो है। सो इन दिस केस अल्फा इज जीरो। सो वी विल इट मीन्स दैट कि आपके पास इस वेव की किसी किस्म की कोई अटेनुएशन नहीं होगी व्हेन दैट वेव जो है इट पासेस थ्रू अ लॉसलेस मीडियम। ठीक है, नाउ बीटा में हमने ये देखा कि बीटा का जो फैक्टर है वो आपके पास बराबर है ओमेगा इंटू म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 8 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं अगर सिग्मा को जीरो करता हूँ तो आपके पास ये सेकंड टर्म जीरो हो जाती है। यू आर लेफ्ट विद द टर्म ओमेगा इंटू म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वायर रूट। सो दिस इज नॉन जीरो फैक्टर जो कि आपके पास बराबर होगा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन square root के। So this is the value of beta for the case of a lossless medium। ठीक है, जबकि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का जो एक्सप्रेशन है, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन अंडर दिस लिमिट आपके पास बराबर हो जाएगा म्यू और एप्सिलॉन इनटू स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन इस चीज को आप कैसे देख सकते हैं, हमने अगर हम रिकॉल करें तो आपके पास जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको ईटा से प्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल टू j omega mu divided by sigma plus j omega epsilon square root। एंड सिंस यहाँ पर आपके पास सिग्मा जीरो है फॉर द केस ऑफ ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, तो आपके पास जब आप इसको सिग्मा जीरो करेंगे तो आपके पास जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है वो आपके पास आएगी इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो ऑफ म्यू ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, और ये आपके पास मटेरियल की इंट्रिंसिक इम्पिडेंस कहलाती है उस मीडियम में जहाँ पर आपके पास वो वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेव इम्पिडेंस है दैट इज प्योरली रियल इन सच डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब प्योरली रियल जो इम्पिडेंस है और वो हमें क्या बताती है, या अगर ये इमेजिनरी होती तो वो हमें क्या बताती फिजिकली, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स दैट कि यू मे हैव अ रियल और इमेजिनरी इंट्रिंसिक इम्पिडेंस एज वेल। ठीक है, so the next factor is basically the phase velocity. Phase velocity is again mathematically defined as omega over beta, और ओमेगा और बीटा अगेन इसका मतलब है कि बीटा की वैल्यू मैं सब्सिट्यूट करता हूँ जो कि बराबर है ओमेगा इंटू म्यू एप्सिलॉन के। तो ओमेगा ओमेगा से आपके पास कैंसिल होके यू विल बी लेफ्ट विद म्यू टाइम्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फेज वेलोसिटी है वो मैथमेटिकली बराबर होगी 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन फॉर द केस ऑफ ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेव प्रोपगेशन है वो प्योरली डिपेंडेंट होगी कि आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है। ठीक है,
इफ यू हैव द हायर परमिटिविटी, आपके पास जो वेव प्रोपगेशन है वो स्लो होगी, ठीक है। म्यू तो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू दी मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर मेनली जो एप्सिलॉन की वैल्यू है दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक। और अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि अगर आपके पास ये कोई फ्री स्पेस होती, ठीक है, फ्री स्पेस में आपके पास पता है कि म्यू बेसिकली बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर के, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के, ठीक है। और म्यू आर और एप्सिलॉन आर जो है वो 1 होते हैं फॉर द केस ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट यू विल बी लेफ्ट विद म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जो रेशो है 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट की, वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है, ठीक है, विच इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है। तो जो फेज वेलोसिटी है दैट विल डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, जो कि मेनली यहाँ पर आई मीन प्योर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के केस में आपके पास परमिटिविटी होगी, जो कि डिफाइन करेगी कि आपके पास फेज की वेलोसिटी जो है, आई मीन फेज वेलोसिटी क्या होगी एक वेव की। सो ये वो 4 पैरामीटर्स हैं जो कि हमने बेसिकली फाइंड आउट किए हैं कि व्हेन यू हैव ए लॉसलेस मीडियम, ठीक है। तो लॉसलेस मीडियम था जहां पर हम देख रहे हैं कि आपके पास अल्फा जो है वो 0 है, और अल्फा 0 आपके पास ये बता रहा है कि किसी किस्म की कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रही, क्योंकि अल्फा हमें बताता है कि आपके पास किसी किस्म का एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ अल्फा इज जीरो इट मींस दैट देयर इज नो एनर्जी लॉस, और वेव डज नॉट डिके, ठीक है। तो वेव डिके नहीं कर रही, और अगेन फिर इसका मतलब है बीटा नॉन जीरो है यहाँ पर, जो कि बराबर है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन के। और ये अगेन ये फैक्टर बता रहा है कि वेव चूंकि अटेनुएट नहीं हो रही, तो बीटा आपके पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि बीटा आपके पास जो वेव है वो नॉर्मली प्रोपेगेट कर रही है। तो बीटा आपके पास चूंकि फेज कांस्टेंट होता है, जो कि इस वेव लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, एंड सिंस आपके पास अल्फा जीरो है, सो वेव is passing as it is through that medium, so it means that beta is showing here that k wave propagates normally through that perfect dielectric medium, okay। So you have a pure oscillation in that case and no attenuation in the case of a perfect dielectric, ठीक है। और फेज वेलोसिटी का हमने देखा कि फेज वेलोसिटी जो है, जो कि बताती है कि आपके पास वेव प्रोपगेशन की स्पीड क्या है, और फेज वेलोसिटी हमने देखा कि आपके पास डिपेंडेंट होती है प्योरली एप्सिलॉन के ऊपर, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द फेज वेलोसिटी। और इंट्रिंसिक इम्पिडेंस हम देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस आपके पास म्यू और एप्सिलॉन की रेशो है, विच इज़ प्योरली रियल। और अगेन रियल हमें ये बताती है, अगेन एक और चीज़ याद रखें कि म्यू म्यू और एप्सिलॉन जो है हमारे पास मैथमेटिकल जो इस रेशो के बराबर आ रहा है, इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस जो है आपके पास रेशो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड के रेशो को हम बेसिकली इंट्रिंसिक इम्पिडेंस कहते हैं, जो कि आपके पास ये एक्सप्रेशन मॉडिफाई होके फॉर द केस ऑफ परफेक्ट डायलेक्ट्रिक म्यू ओवर एप्सिलॉन की रेशो के बराबर है, ठीक है। तो ई ओवर एच जो है इट इज आल्सो डिफाइंड एज द इम्पिडेंस ऑफ ए मीडियम, ठीक है। तो ये रेशो भी आपके पास इम्पिडेंस आई मीन इम्पिडेंस कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जब हम ये कहते हैं कि आपके पास इम्पिडेंस जब रियल है, तो रियल इम्पिडेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर इन फेज, ठीक है। सो नो एनर्जी डिसिपेशन, क्योंकि किसी किस्म की एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन फेज होंगे। तो लिहाजा अगर आपके पास, इसका मतलब है कि इम्पिडेंस अगर आपके पास रियल आती है, तो रियल इम्पिडेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर इन फेज, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी डिसिपेशन, क्योंकि एनर्जी जो है इट फ्लोज फ्रीली विदाउट बीइंग अटेनुएटिंग थ्रू दैट मीडियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि बेसिकली जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपिगेट करेगी किसी भी एक लॉसलेस मीडियम से, जो कि एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा, उसके अंदर आपके पास जो है वो किसी किस्म की वेव अटेनुएट जो है वो नहीं होगी, और वेव जो है वो ऑसिलेट करेगी, इट विल फ्रीली ऑसिलेट विद इन द मीडियम, एंड इट विल हैव अ रियल इम्पिडेंस। रियल इम्पिडेंस जो है वो अप्लाई करेगी कि अगेन देयर इज नो फेज चेंज, ठीक है, देयर इज नो चेंज, आई मीन फेज शिफ्ट नहीं है किसी किस्म का, और एनर्जी जो है आपकी वो इसी तरह से फ्लो हो गई है उस मीडियम के अंदर से।
नाउ यू हैव अ लॉसी मीडिया। लॉसी मीडिया को हम कह सकते हैं कि आपके पास दीज आर द मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स को हम बेसिकली कहते हैं दैट इज अ लॉसी मीडियम। और इस केस में हमने देखा कि गुड कंडक्टर्स के अंदर आपके पास जो सिग्मा और ओमेगा एप्सिलम की रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन 1। सो इफ यू हैव अ सिग्मा और ओमेगा एप्सिलम रेशियो ग्रेटर देन 1, तो फिर मैं अगर अल्फा और बीटा को मैं फाइंड आउट करूं तो फिर मैं अल्फा और बीटा को इस तरह से अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता, ठीक है। कि आपके पास यहाँ पर मैं बाइनोमियल अप्लाई करूं एंड यू यू हैव दीज इक्वेशंस, ठीक है। दिस इज ओनली वैलिड, दीज रिजल्ट्स आर ओनली वैलिड, ये आपके पास अल्फा और बीटा के जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुड डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स के लिए ये एक्सप्रेशन जो हैं वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स के लिए आपके पास सिग्मा और ओमेगा एप्सिलम व्हेन दैट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में आपके पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो बराबर आती है एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2 स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास इस केस में अल्फा जो है वो नॉन जीरो है और अल्फा और बीटा जो है वो आपके पास दोनों बराबर हैं एंड दे आर इक्वल टू अ टर्म विच इज ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2 के। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों डिपेंडेंट हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और अल्फा और बीटा दोनों बराबर होने का फिजिकल मतलब ये है कि अगर अल्फा लार्ज होगा तो बीटा भी लार्ज होगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज अल्फा एंड बीटा बीटा आर बोथ सेम। अल्फा लार्ज होने का मतलब क्या है? अल्फा लार्ज होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग अटेनुएशन, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग अटेनुएशन हो रही है तो इसका मतलब है कि जो फेज चेंज है वो भी आपके पास रैपिड हो रहा होगा, तो देयर विल बी अ रैपिड फेज चेंज। सो स्ट्रॉन्ग अटेनुएशन, द रैपिड फेज चेंज इन द केस व्हेन यू हैव ए लॉसी मीडिया। सो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो वेव है इट विल डाई क्विकली इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है। सो चूंकि आई मीन अटेनुएशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग अटेनुएशन है, अटेनुएशन का मतलब ये है कि आपकी वेव जो है उसने एनर्जी लूज करना शुरू की है उस मीडियम के अंदर, सो द वेव डाइज क्विकली इनसाइड द कंडक्टर। सो व्हाट इज मेंट बाय, यानी फिजिकली आपको ये सारी चीजें ये फैक्टर्स ये बताते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस के एक्सप्रेशन की तरफ, तो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास बराबर होगा जे ओमेगा म्यू और सिग्मा। और आपके पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जे का फैक्टर भी मौजूद है, ठीक है। और जे का फैक्टर कहाँ से मौजूद, आई मीन कहाँ से हमारे पास आ रहा है? आई मीन जे का फैक्टर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो इम्पिडेंस है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी इम्पिडेंस फिजिकली मतलब होता है कि अब आपके पास चूंकि आपकी वेव डिके कर रही है, ठीक है। जब वो डिके कर रही है, फेज चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन फेज नहीं होंगे, ठीक है। रियल इम्पिडेंस के केस में हमने आपको याद होगा कि यहाँ पर बात की थी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन फेज विद ईच अदर। इफ दे आर इन फेज यू हैव अ रियल इम्पिडेंस, इफ दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमारे केस में हमें मिल रहा है फॉर द केस ऑफ ए कंडक्टर, तो आपके पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी का फैक्टर इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर बेसिकली आउट ऑफ फेज, ठीक है। एंड फाइनली जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगेन हमने देखा कि ओमेगा और बीटा के बराबर है। बीटा का एक्सप्रेशन हमने ये ऊपर फाइंड आउट किया है विच इज ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अगर इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी रीच अ कंक्लूजन दैट कि फेज वेलोसिटी आपके पास बराबर होगी 2 ओमेगा ओवर म्यू सिग्मा पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फेज वेलोसिटी है पहले जो कि डिपेंड कर रही थी म्यू और एप्सिलम पे, वो इस केस में ना सिर्फ म्यू पे डिपेंडेंट है, कंडक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी ओमेगा पर भी डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट तरह से प्रोपिगेट करेंगी, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं कि इफ यू हैव, सो वी कैन सी दैट in this case the phase velocity is directly proportional to the square root of omega, ठीक है। डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि जितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही बेसिकली आपके पास वेलोसिटी जो है वो आई मीन ज़्यादा होनी चाहिए वेव प्रोपिगेशन, आई मीन वेव की। इफ द फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल द वेव आई मीन द फेज वेलोसिटी इज बेसिकली स्मॉल।
Whereas on the other hand अगर हम ये देख रहे हैं दूसरे साथ कि आपके पास अ, अ, यहाँ पर म्यू और सिग्मा का फैक्टर भी मौजूद है, ठीक है। म्यू और सिग्मा का फैक्टर हमें पता है कि गुड कंडक्टर के लिए आपके पास सिग्मा जो है वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है। सिग्मा बहुत लार्ज है बिकॉज इट इज़ वेरी गुड कंडक्टिंग मीडियम। तो सिग्मा लार्ज होने का मतलब ये है सिंस इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि आपकी वेव जो है दैट विल बी स्लो डाउन जब भी वो एक किसी कंडक्टिंग मीडियम में से पास करेगी। जाहिर सी बात है एक फिक्स वेलोसिटी की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेव है जो कि इंसिडेंट हो रही है एक आपके पास कंडक्टिंग मीडियम के ऊपर, जिसको हम एक गुड कंडक्टिंग मीडियम कह रहे हैं या लॉसी मीडियम हम कह रहे हैं विच इज अ गुड कंडक्टर। वेन एवर अ वेव प्रोपिगेट थ्रू अ गुड कंडक्टर आपके पास एंड सिंस इट हैज अ गुड कनेक्टिविटी दैट वेव विल बेसिकली इट स्लो डाउन क्यों हो रही है बिकॉज आपकी वो वेव अटेनुएट हो रही है इस केस में, और वो आपके पास एक स्ट्रांगली डिस्पर्सिव मीडियम है। डिस्पर्सिव मीडियम अगेन आपके पास हमने ये देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंटली ट्रेवल करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फेज वेलोसिटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी जैसे ही एक वेव जो है एक गुड कंडक्टर में से पास